Good morning, student. Myself Sandeep Nishane from Mahim Municipal Secondary School, Mahim, and today we are going to learn a new topic, that is 4.2 readings work of art. It has divided into two parts, part 1 and part 2. So, part 1 is about Sayyid Haider Raja and part 2 is about Gone art. So, we are discussing both topic on today. So, let us start with the part 1. तो आज जब हम जो पढ़ने वाले हैं रीडिंग्स वर्क्स ऑफ आर्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें दो पार्ट है, तो आज हम पहले पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो है 4.2। आप देख सकते हो इसको पेज नंबर 98 पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो बिफोर स्टार्ट about topic, let's find out some introduction about this topic. 4.2 readings works of art. Introduction. This lesson gives us brief information about Sayyid Haider Raja, popularly known as Raja. He was famous Indian artist. The author tells us about simple captivity style of Raja. Raja has received 3 Padma Awards. And in part 2, we also know about the Gone arts and folk art. So, ये जो हमारा लेसन है आज का, इसका पार्ट फर्स्ट में हम देखने वाले की ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सैयद हैदर रजा, जो एक बहुत ही फेमस इंडियन आर्टिस्ट है। ही वॉज बोर्न इन इंडिया। ओके, तो उनके बारे में, आर्टिस्ट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वो कितने फेमस थे और उन्हें कौन से आर्ट निकाले और उनकी आर्ट की जो खासियत है, जो हमेशा वो ड्राइंग निकालते थे, जो चित्र निकालते थे, उनकी खासियत क्या है, इस बारे में यहाँ पे उनको डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि द ऑथर टेल्स अबाउट सिंपल कैप्टिविटी स्टाइल ऑफ रजा। तो सिंपल कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कि एक दिलकश या चार्मिंग, जिसको बहुत हम प्यार से देखते हैं कि बहुत देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, वी ऑलवेज अट्रैक्ट अबाउट दैट, इट इज कॉल्ड द कैप्टिवेटिंग। सो ऑथर टेल्स अबाउट कैप्टिवेटिंग स्टाइल ऑफ रजा। तो रजा की यहाँ जो दिलकश अदा थी पेंटिंग करने की, कि वो किस प्रकार से अपने आप को पेंट करते थे और किस प्रकार से अपने पेंटिंग को दर्शकों के सामने पेश करते थे, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और पार्ट सेकंड में हमें बताया गया कि वी आल्सो नो अबाउट गोन आर्ट एंड फ्लोक आर्ट। तो पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि गोन आर्ट क्या होता है और फ्लोक आर्ट यानी जो लोक कला होती है, गोन आर्ट यानी जो आदिवासी जो कला होती है, वो दोनों यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट अवर विद पार्ट 1। 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। तो रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, इसका हम पहले मतलब जानेंगे कि व्हाट इज रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। वर्क्स का जैसे आपको मीनिंग पता है कि काम, और आर्ट्स का मतलब होता है कि कला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस कला का काम क्या होता है, कि कला हमें किस प्रकार से हमें अट्रैक्ट करती है, किस प्रकार से हमें वहां पे अपनी सुंदरता दिखाई देती है, एंड हाउ वी ऑब्जर्व दैट आर्ट्स। सो सैयद हैदर रजा, Sayyid Haider Raja, popularly known as Raza, was renowned Indian artist. तो पहले पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि सैयद हैदर रजा इनके बारे में, और वो इंडिया की बहुत ही फेमस और बहुत ही नामांकित एक इंडियन आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। सो सिंपली ज्योमेट्रिक शेप, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन एंड कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशन, these are the sum of the characteristic features of his painting. तो वहां पे जो इनकी पेंटिंग की कुछ खासियत है, कुछ जो उनकी पेंटिंग की जो कुछ अच्छे फीचर्स है, यहाँ पे बतलाया गया कि उनके पेंटिंग में क्या था। तो उनके पेंटिंग में था सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स। अब ज्योमेट्री का मतलब आपको सबको पता है कि भूमितिक जो शेप होता है, जिसमें ट्रायंगल रहता है, रेक्टेंगल रहता है, एंगल रहता है, सर्कल रहता है, कभी पॉइंट रहती है या लाइन रहती है, ये सब ज्योमेट्रिक बातें रहती है। सो हिज आर्ट डिस्कस अबाउट दिस ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन। स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि स्ट्राइकिंग का मतलब होता है कि प्रभाव डालना, ऐसी चीज जो हमें हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती है, और उनकी जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो इसी प्रकार से होती है कि जो भी देखने वाला है उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ जाता था। देन कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन, और कैप्टिवेटिंग का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि चार्मिंग, लवली, दिलकश हम जिसको बोलते हैं, और उनकी जो कॉम्बिनेशन होती थी, इट वाज वेरी चार्मिंग, एंड दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ हिज पेंटिंग। तो आपको कभी एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिलता है कि सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन एंड कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन। ओके,
एंड सो आर द कलर ब्लू एंड ऑरेंज। और उनकी पेंटिंग की एक खासियत हमेशा रही है, उन्होंने अपने लाइफ भर में जितनी पेंटिंग बनाई है वो सारे पेंटिंग उसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, कलर, लाइन और इनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता था। और सबसे मेन बात रहती है कि अपने पेंटिंग में वो ब्लू और ऑरेंज ये दोनों कलर का ज्यादा वो यूज करते थे। कि जैसे देखो हमें साइड में उनकी एक पेंटिंग भी नजर आ रही है कि यहाँ पे हमें ब्लू कलर और ऑरेंज कलर मोस्टली स्ट्राइक हो रहा है। और इस पेंटिंग में आप देखोगे कि हमें कोई मानवीय शेप या इन्वायरमेंट सीन्स वगैरह कोई नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसी जो सारी चीजें होती है ये यहाँ पे किए गए हैं और यहाँ पे इसको स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। सो you will find them in almost all his painting। तो आप उनके सारे पेंटिंग में, आप रजा की पेंटिंग जितने भी देखोगे उसमें ब्लू एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन होता ही था। द मोस्टली यूजिंग द ब्लू एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन। नन ऑफ हिज पेंटिंग depicts depict like life like human figures और copies of scenes from his environment। तो उनकी कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं थी कि जिसमें मानवीय चित्रकरण या कोई नेचुरल व्यू दिखाया गया है कि जो आजू बाजू में हमें जो इन्वायरमेंट दिखाई देता है कि वो इन्वायरमेंट वहां पे उनके पेंटिंग में है, ऐसी कोई भी उनकी पेंटिंग नहीं थी। उनकी सारी जो पेंटिंग की स्टाइल थी वो थी एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल। एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल का मतलब होता है कि एक अमूर्त कला, एक गूढ़ कला, कि जहाँ पे कोई भी मानवीय चित्रीकरण नहीं रहता है या कोई सीनरी नहीं रहती है, तो वहां पे कोई ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं ट्रेडिशनल की जिससे हम अट्रैक्ट हो पाए। सो वी विल फाइंड देम इन द almost in his painting. None of his painting depict life like human figures or copies of scenes from his environment. His painting belong to abstract style of painting। देखो मैंने कहा था कि जो उनकी पेंटिंग है वो एक abstract स्टाइल यानी जो गुड़ कला होती है, अमूर्त कला होती है कि जिसमें कोई भी मानवीय चित्रकरण या कोई सीनरी जैसा नहीं होता है, तो सब कुछ कलर कॉम्बिनेशन से वह पेंटिंग वो बनाई जाती है। सो हिज पेंटिंग बिलोंग टू द अब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सच पेंटिंग आर नॉट इंस्पायर बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर। और ये अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है, जो अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की शैली होती है, इट इज नॉट इंस्पायर बाय द एनी एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहरी, कि बाहरी जो हमारे घटक है, जैसे हम बाहर जाए तो हमें पेड़ पौधे, नेचर या ये सारे बहुत सारे सीन दिखाई देती है, रिवर्स दिखाई देती है, हिल्स दिखाई देती है। तो बहुत सारे आपने पेंटर देखे होंगे कि उनके पेंटिंग में ये जो रहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट का हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन सैयद हैदर रजा वॉज डिफरेंट अबाउट डैट। वो उनसे अलग थे। उनके पेंटिंग में कोई भी ऐसा बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर हमें दिखाई नहीं देता था। दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राई टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड। और ऐसी जो पेंटिंग है, जो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है, ये तभी हो पाती है कि जब कोई भी आर्टिस्ट, कलाकार अपने मन के अंदर वो झांक के देखता है। पीप का मतलब होता है कि झांक के देखना। जब अपने मन के अंदर कोई झांकता है तो वहां से कोई ओरिजिनेट निकलती है, तो ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनती है। सो दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड। They are made by arranging circle, triangle, square, rectangle, lines, dots in different composition using effective technique of applying paint। तो ये जो सारे होते हैं पेंटिंग उनकी, इट वाज अरेंज बाय सर्कल, triangle, square, rectangle, lines, dot in different composition using different effective techniques of applying paint। यानी पेंट के जरा वो अपने पेंटिंग में हमेशा दिखाई देते थे कि उनके पेंटिंग में सर्कल आता है, एक ट्रायंगल आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, लाइंस आती है, डॉट्स। इन सारी चीजों का वो कॉम्बिनेशन करते थे जिनके द्वारा वो अपने पेंटिंग को इफेक्टिव वे से दिखा पाते थे। इट इज ऑल्सो अट्रैक्ट कलर कॉम्बिनेशन। और इसमें कलर का जो कॉम्बिनेशन रहता था वो भी बहुत आकर्षित करता था, बहुत खूबसूरत रहता था। और जैसे हम यहाँ पे पिक्चर में डायग्राम वो देख पा रहे हैं कि इनके सारे या पेंटिंग में हमें कहीं रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, कहीं स्क्वायर दिखाई दे रहा है, कभी लाइन दिखाई देती है, और बीच बीच में देखो आपको पॉइंट्स भी, जिसको हम बोलते हैं डॉट्स, वो भी हमें नजर आ रहे हैं। एंड इट इज अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन, अचीविंग बैलेंस इन द सम प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इनबैलेंस इन अदर प्लेसेस। तो इनकी जो पेंटिंग होती है कि हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट कलर है, जैसे कोई डार्क कलर के बाद कोई लाइट कलर यूज किया गया है, लाइट कलर के बाद बहुत डार्क कलर की बॉर्डर किया गया है। ऐसा कोई नहीं होता था कि बिकॉज इट इज इम्बैलेंस इन सम प्लेसेस बट अचीविंग बैलेंस इन अदर प्लेसेस।
तो कई जगह ये अपने पेंटिंग में कलर का कॉम्बिनेशन जो है बैलेंस रखते थे, और कई जगह वो अपने कलर कॉम्बिनेशन में इम्बैलेंस भी दिखा देते थे। एंड दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग सो डिफरेंट एंड सो अट्रैक्टिव, एंड इट इज अ डीपली डिपिक्ट बाय द हिज ओनर माइंड। और आर्टिस्ट ऐसी पेंटिंग तभी निकाल पाता है जब अपने वो मन के अंदर झांक के कुछ पेंटिंग निकालना चाहता है। ओके, लेट्स गो। Raza found his painting through his study of Indian art and its heritage. So, रजा की जो पेंटिंग है, इट इज थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट। वो हमेशा कहते थे कि जो मेरी जो पेंटिंग है वो सारी इंडियन आर्ट्स, इंडिया की जो कला है, और आज हम पढ़ भी वही रही है कि वर्क्स ऑफ आर्ट, जो कला है उससे वो पेंटिंग, उनके जो थॉट है वो निकल के आते थे। एंड इट्स हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है कि वारसा, जैसे हमें पूर्वजों से कुछ वारसा मिलता है, कुछ चीजें मिलती है, उसको हम बोलते हैं हेरिटेज। ओके, इट्स हेरिटेज, कल्चर कॉन्टेस्ट एंड फिलोसॉफी। कल्चर कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि सांस्कृतिक संदर्भ, यानी उनके पेंटिंग में हमें कोई ना कोई कल्चर बातें जो होता है वो कल्चर बातें हमें दिखाई देती है। एंड इट इज ऑल्सो फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है कि सिद्धांतवादी, कि उन पेंटिंग में वो भी चीज हमें दिखाई देती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है रजा के पेंटिंग के बारे में। हिज पिक्चर seem to radiate peace and life at the same time। तो उनके पिक्चर में हमें क्या दिखाई देता था? वी कैन सी द पीस एंड लाइफ, द बोथ थिंग्स इन हिज पिक्चर। तो उनके पिक्चर में हमें ऐसे जो चित्र वो निकालते थे, पेंटिंग वो निकालते थे, उसमें शांति, ऐसा सोबरनेस एंड लाइफ एट द सेम टाइम, यानी पीस और लाइफ दोनों हमें एक साथ दिखाई देती थी। वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट। और उनके पेंटिंग को देखने के बाद, देखो बहुत सारे पेंटिंग वहां पे वो निकाल रहे, और उनको देखने के बाद हमें ऐसा नजर आता था कि व्हाट फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट, यानी कोई गहराई से सोचकर इसको निकाला गया है, और उसमें सोचने के बाद हमें एक मैसेज भी मिलता था। वेरी फ्यू abstract पेंटिंग communicate with the viewers as much as Rajas do। अब इसमें कहा गया कि as we see in the paintings of any other artist, we can realize some message from it। अब हम किसी भी पेंटिंग को देखते हैं, कोई अदर पेंटर है उसको देखते हैं, तो हमें कुछ मैसेज मिलता है। सो अब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में कैसा होता था कि बहुत सारे पेंटर थे, वो अपने मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे जो भी व्यूअर दिखने वाले हैं, जो भी लोग उसको देख आते थे उसके लिए। लेकिन रजा के बारे में वैसी बात नहीं थी। उनके हर एक पेंटिंग में कोई ना कोई कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट का मतलब होता है कि कन्वर्सेशन या मैसेज, तो हमें उनके पेंटिंग से कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलता था। So very few abstract painting communicate with the viewers as much as Raja do। And रजा जैसे अपने पेंटिंग से मैसेज लोगों के देते थे, वैसे बहुत कम पेंटर है थे कि वो abstract स्टाइल से अपना कम्युनिकेट कर पाते थे। So it is a style of रजाज पेंटिंग, और ये रजा पेंटिंग की एक अनोखी स्टाइल भी थी। रजा was born in small village in मध्य प्रदेश। सो इनका जो जन्म हुआ था, जैसे हमने बोला कि इंडियन आर्टिस्ट, तो इनका जो जन्म हुआ था हमारे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12। तो 12 साल की उम्र से उन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ही स्टडी आर्ट एट द चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर। यानी नागपुर की जो चित्रकला महाविद्यालय, उन्होंने अपनी स्टडी ऑफ आर्ट, यानी स्टडी की जो आर्ट की स्टडी है वो करना चालू कर दिया था। देन एट द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई। और उसके बाद जो उन्होंने आर्ट की पढ़ाई की वो मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, इस स्कूल में उन्होंने अपनी आर्ट की पढ़ाई की। लेटर ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट। और उसके बाद वो फ्रांस चले गए टू स्टडी आर्ट, यानी आर्ट को समझने के लिए, कला को समझने के लिए, और उसकी जैसी पेंटिंग निकालने के लिए, स्टडी आगे की स्टडी करने के लिए वो फ्रांस को चले गए। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स he decided to settle in फ्रांस। और कुछ सालों बाद उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं अभी ये फ्रांस में आ गया हूँ तो यहाँ पे सेटल हो जाता हूँ। हिज वाइफ वाज फ्रांस। एक्चुअली जो उनकी वाइफ थी वो फ्रेंच थी। ही ओन द मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। और इतने अच्छे पेंटर थे कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी उनको मिले थे। ही वॉज ऑनर विथ ऑल 3 पद्मा अवार्ड्स। और जैसे हमारे इंडिया में आपको पता है कि हमारे इंडिया में
पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये जो 3 अवार्ड है वो सबसे फेमस और नामांकित अवार्ड है और इस अवार्ड से द्वारा उनको सम्मानित किया गया था. सो ही वाज ऑनर विथ ऑल द 3 पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. ये तो सारे जो अवार्ड है इनसे उनको नवाजा गया था. With all the awards and honor, his painting were exploring a spiritual, metaphysical path. तो सारे जो उनको अवार्ड्स और मिले, जो सम्मान उनको मिला है, बिकॉज ऑफ हिज पेंटिंग एक्सप्लोरिंग अ स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि आध्यात्मिक, कि उनके पेंटिंग में इतना आध्यात्मिकपन था कि हमें वहां पे गहराई तक हमें सोच जाती थी. और उनकी जो पेंटिंग में आपने खासियत पहली बात की है कि रेक्टेंगल, एंगल और स्क्वायर, लाइंस, डॉट, इनके द्वारा वो बनाई जाती थी. तो हमें बहुत सारी चीजें उस वहां से दिखाई पड़ती है. एंड इट इज ऑल्सो मेटाफिजिकल पाथ. मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि सैद्धांतिक, अभौतिक जो मार्ग होता है वो भी हमें मार्ग वहां पे उनके पेंटिंग में दिखाई देता था. Gradually, the Bindu or the point came to be the core of his painting. और उनकी पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत थी कि there is always बिंदु और point. It is always come in his painting. कि उनके पेंटिंग में कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट या स्ट्राइकिंग पॉइंट या बिंदु हमें नजर आता था. To the core of his painting. He described his work in this word. और अपने कला को वो कैसे दर्शाते थे, हाउ ही डिस्क्राइब हिज वर्क, वो अपने जो वर्क को है कैसे वर्णन करते थे. तो ये नीचे उनके शब्द दिए गए हैं कि अपने काम को वो कैसे बताते थे. माय वर्क इज माय ओन इनर एक्सपीरियंस. वो कहते हैं कि मेरा काम जो मेरे अंदर का जो अनुभव है, जो मेरे अंदर की जो अनुभूति है, उससे द्वारा वो निकल के आता है. एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्ट्री ऑफ नेचर. मिस्ट्री का मतलब होता है कि गूढ़ता, कि नेचर में जितनी गूढ़ता है, अनोखापन है जो हम कभी समझ नहीं पाते, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन माई आर्ट. और मेरे आर्ट में ये भी रहता है. एंड फॉर्म विद एक्सप्रेस इन कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट. और ये सारी जो गुणता है नेचर की, और ये सारे मेरे अंदर का अनुभव है, मैं सारे अनुभव को किसमें एक्सप्रेस करता हूँ. इट इज एक्सप्रेस इन कलर्स. उसको कलर में मैं एक्सप्रेस करता हूँ. इट इज एक्सप्रेस इन लाइन, स्पेस एंड लाइट. यानी लाइट, स्पेस और कलर और लाइन, इनमें सारे में अपने भावनाओं को, इनर एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता हूँ. सो माय वर्क इज माय ओन inner experience and involvement with the mysteries of nature, and from which is expressed in color, lines, space and light. तो अपने काम को इस प्रकार से वो डिस्क्राइब करते थे. तो आपको कभी सवाल भी पूछा जा सकता है कि हाउ ही डिस्क्राइब हिज वर्क, हाउ रजा डिस्क्राइब हिज वर्क. तो हमारा आंसर ये बनता है कि रजा डिस्क्राइब हिज work in his owner experience and involvement with mystery of nature, from which express in color, line, space and light. Okay, next explain. Sometimes an artist's thoughts appear too complex or even complicate, even they express through work. कभी कभी आर्टिस्ट हमें ऐसा नजर आता है कि जो कलाकार है वो अपने काम को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि पेचीदा, वो अपने काम को बहुत ज्यादा पेचीदा कर देता है. इवन कॉम्प्लिकेट व्हेन दे एक्सप्रेस थ्रू वर्ड. यानी हम किसी को शब्द द्वारा अपने आर्ट को बताना चाहता है तो उसको बहुत वो पेचीदा कर देता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस हिज ओनर थॉट थ्रू आउट हिज पेंटिंग. यानी अपने अंदर की इनर के एक्सपीरियंस को अपने पेंटिंग द्वारा बताना, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स. बट फॉर हिम, बट फॉर रजा, द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिज वर्क, हिज पेंटिंग. लेकिन रजा के लिए ऐसा नहीं था. उनका जो लोगों को, जो व्यूअर है, जो उनकी पेंटिंग देखते थे, उनकी तरह कम्युनिकेशन करने का सबसे बढ़िया मार्ग था कि उनकी पेंटिंग. सो इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिज वर्क, हिज पेंटिंग. तो उनकी जो पेंटिंग है वही वो कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया उनके लिए मार्ग था. रजा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी. यस, as we know that the Raza had a great creativity. उनमें एक अनोखा फन था, वो अलग तरह से वो क्रिएटिविटी करते थे और अलग तरह से अपनी पेंटिंग बनाते थे. हम जैसे भी जानते कि बहुत सारे आर्टिस्ट और पेंटर को जानते हैं कि जिनकी पेंटिंग में हमें नेचर, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ या मानवीय चित्रकरण ऐसा नजर आता था. बट रजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट. रजा इनसे क्या थे, इट इज
डिफरेंशिएट थे, उनकी क्रिएटिविटी अलग थी. दे आर ऑलवेज यूजिंग द ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लाइन एंड पॉइंट्स. एंड द मेन कलर कॉम्बिनेशन ऑफ हिज पेंटिंग इज ऑरेंज एंड ब्लू. तो आप यहाँ पे जो उनकी पेंटिंग है, यहाँ पे आप देख पाते हो कि उनके पेंटिंग में ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का सबसे ज्यादा यूज किया गया है. और उनके पेंटिंग में अब कभी हम आपको स्क्वायर भी नजर आता है, कभी सर्कल नजर आ रहा है, कभी पॉइंट नजर आ रहा है, कभी कहाँ पे हमें लाइन नजर दिख रही है. सो इट इज ऑल द फीचर्स ऑफ हिज पेंटिंग. और ये सब उनकी पेंटिंग की एक खासियत थी. सो हिज पेंटिंग आर वेरी एक्सप्रेसिव. एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कि बयान करना, व्यक्त करना. कि उनकी जो पेंटिंग है हमेशा कुछ ना कुछ हमें बताती थी, कुछ ना कुछ हमें एक्सप्रेस करती थी. दिस ग्रेट आर्टिस्ट पास अवे ऑन 23 जुलाई 2016 एट द एज ऑफ 94. और ये जो महान कलाकार थे सैयद रजा, इनकी जो मृत्यु है, ये जो पास अवे हुए थे वो अपने एज के 94 में. और वो था डेट था 23 जुलाई 2016. लिविंग बिहाइंड अ लेजेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग. तो उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा है? लिविंग बिहाइंड, अपने पीछे छोड़ दिया. लेगेसी का मतलब होता है कि वारसा. कि उन्होंने अपने पीछे वारसा जो छोड़ा था वो था सेंसिटिव पेंटिंग. मतलब अचीविंग थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस एंड कलर. यानी लाइंस, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और कलर कॉम्बिनेशन से लेके उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कुछ अलग कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार किया था, और वही उनका वारसा था जो अपने पीछे वो छोड़ गए. दैट डिपिक्ट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन. और जो उनका कलर कॉम्बिनेशन था, जो उनकी कलाकृति थी, इट इज ऑलवेज डिपिक्ट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. यानी बहुत ज्यादा हमसे इनको अनुभूति मिलती थी. एंड इट इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. तो आप ये पेंटिंग भी देख रहे हो कि इट्स लुकिंग द वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पेंटिंग्स. तो बहुत सारे पेंटिंग से हमें ये पेंटिंग अलग नजर आती थी. एंड इट इज द सिंप्लिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजाज पेंटिंग. और रजा की पेंटिंग के बारे में यही खासियत थी. सो इट इज आवर फर्स्ट पार्ट, सैयद हैदर रजा. सो व्हाट इज फर्स्ट पार्ट इंक्लूड? फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है? द फर्स्ट पार्ट इज टेलिंग अबाउट सैयद हैदर रजा, हु इज पॉपुलरली नोन एज इंडियन आर्टिस्ट. एंड some the features of his art is that color combination, and it is captivating combination and striking color combination. So these are the some characteristic feature of his painting. And we can also find them triangle, rectangle, square, point और बिंदु इन इस पेंटिंग. तो उनके पेंटिंग में बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती थी. देन and this great artist was passed away on 23 July 2016 at the age of 94. Okay, so student, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट. तो हम सेकंड पार्ट अभी पढ़ने जाने वाले हैं जिसमें दिया है गोंड आर्ट. So let's start with the second part, गोंड आर्ट. पेज नंबर 100. पेज नंबर 100 पे देखिए आप कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा गोंड आर्ट. तो इसके बारे में हम थोड़ा भी पढ़ते हैं. सो व्हाट इज गोंड आर्ट? तो पहले तो हम गोंड आर्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं. एज यू नो दैट ट्राइबल पीपल्स मतलब आदिवासी लोग, जिनको हम गोंड के नाम के भी जाने जाते हैं, कि स्पेशली गोंड जमात के जो लोग हैं वो आदिवासी रहते थे. और गोंड आर्ट, इट इज वेरी इट इज डेवलप आर्ट एंड वेरी डिफरेंट आर्ट. इट इज आल्सो कॉल्ड अ डिफरेंट आर्ट. तो इनकी जो कला है गोंड आर्ट की वो बहुत अलग थी. एंड इट इज प्रिजर्व बाय द गोंड ट्राइबल पीपल. और जो इनकी जो कला थी, प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना. तो ये गोंड आर्ट के बारे में दिया है कि वो कैसे गोंड आर्ट कलर कॉम्बिनेशन करते थे और किस प्रकार से अपने कलर में वो यूज करते थे, और वो उन्होंने कहाँ से उन्होंने वो अपने आर्ट को स्टार्ट किया था. सो लेट्स स्टार्ट. गोंड आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. सो जो गोंड कला है, जो गोंड जमात के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी जो है ट्राइबल आर्ट्स मतलब उनकी जो आदिवासी ये कला है, इट हैज बीन डेवलप एंड preserved by the Gond tribal people. So it has been developed. जो इनका जो डेवलपमेंट हुआ था और प्रिजर्व यानी संभाल के रखा था बाय द गोंड ट्राइबल पीपल. तो गोंड जमात के जो आदिवासी लोग होते थे, इन्होंने अपने कला को डेवलप किया और संभाल के भी रखा. रिसाइडिंग लार्जली इन द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
Telangana, Andhra Pradesh, and Odisha state of India. So these tribal arts or these gone are mostly found in Indian central line. So मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये सारे जो स्टेट है यहाँ पे हमें गोंड आर्ट या जो इनकी जो ट्राइबल आर्ट है ये देखने को मिलती है. फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल टेल्स एंड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल टेल्स एंड द मैथोलॉजी. सो मैथोलॉजी का मतलब होता है कि पौराणिक कथा. तो उनकी जो ट्रेडिशनल टेल है, उनकी जो पारंपरिक वारसा चली आ रही है, कथा है, कथा कहानी है, और उनकी जो पारंपरिक कथा है वो सारे इसमें दर्शाए जाते हैं. वी लर्न दैट दे हैव लिव इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ years even before the other inhabitants came here. तो वी लर्न दैट हमने पढ़ चुके हैं कि दे लिव्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ years. वो इंडिया में हजारों सालों से रहते आ रहे हैं. इवन बिफोर अदर इनहेबिटेंट्स केम हियर, और अदर निवासी जो उनके पहले आए थे, जो बहुत सारे निवासी आए थे, ड्रेविडियंस लोग आए थे हमारे इंडिया में, बहुत सारे पीपल्स आए थे इसके पहले भी, जो आदिवासी, उनके आने से पहले ही हजारों साल से जो गोंड आर्ट है, जो गोंड पीपल है, ये जो ट्राइबल जमात है यहाँ में हमारे इंडिया में हजारों साल से रहते आ रही है. द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु, अ द्रविडियन लैंग्वेज. तो इनकी जो गोंडी लैंग्वेज है, जो गोंड की लैंग्वेज है, इट इज सिमिलर टू तेलुगु. तेलुगु की जैसे हमें इनकी लैंग्वेज नजर आती है. अ द्रविडियन लैंग्वेज मतलब ये लैंग्वेज का एक प्रकार है जो बहुत पुराने लोग, यानी आज से हजारों साल पहले जो कुछ लोग आए थे द्रविडियन पीपल, तो उनकी जो लैंग्वेज थी उस प्रकार से हमें ये गोंडी लैंग्वेज भी सिमिलर नजर आती है, जस्ट लाइक अ तेलुगु लैंग्वेज. ओके. गोंड आर्ट हैज स्प्रेड मेनली इन सेंट्रल इंडिया. और जैसे मैंने बोला कि इंडिया के मेन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये जो राज्य है, सेंट्रल के इंडिया की जो राज्य है, वहां पे हमें ये गोंड आर्ट नजर आती है. दैट्स व्हाई द गोंड आर्ट हैज स्प्रेड मेनली इन सेंट्रल इंडिया. ओरिजिनली पीपल यूज्ड टू ड्रॉ द पिक्चर ऑन द अर्थन वॉल्स ऑफ देयर हाउस. तो जैसे आपको कुछ बातें पता होगी कि जो पुराने लोग थे, अभी तो सीमेंट की दीवाली वगैरह सब है, लेकिन जो पहले के जमाने के लोग थे वो मिट्टी की दीवार बनाते थे, और वहां पे उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए वहां पे कुछ पेंटिंग, वहां पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे वो ऐसे वो निकालते थे. इट इज स्पेशली इंस्पायर बाय द गोंड्स आर्ट. तो ऐसे जो आर्ट से वो गोंड्स आर्ट से इंस्पायर हुए हैं. ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑन अर्थन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस. तो ये जो गोंड पीपल है वो अपने जो सारे पिक्चर, जो सारे कलाकृति है, वो अपने अर्थन वॉल्स मतलब मिट्टी के बनाए हुए जो है वॉल्स या दीवार जो है, वो मिट्टी के बनाए हुए दीवार पे अपनी जो है कलाएं निकालते थे, अपनी पेंटिंग निकालते थे. मोस्ट फ्लोक आर्ट्स इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स एंड यूज ऑफ सर्वल्स मीडियम. तो ये बहुत प्रकार के मोस्ट फ्लोक आर्ट का मतलब होता है लोक कला, जो लोगों के द्वारा निर्माण की गई जो कला है. द मोस्टली टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग कलर और नेचुरल कलर. मोस्टली ये लोग क्या करते थे कि नेचुरल कलर का यूज करते थे. अभी हमारे पास देखो कि बहुत सारे कलर है, हम कलर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ से 100, 150, 200, 500, 1000 साल पहले तो लोग क्या करते कि नेचुरल कलर यूज करते थे. जैसे कोई फूलों का कलर है, कोयले का कलर है, काऊ डंक है, इस सारे चीजों की मिला के वो कलर यूज करते थे. So most folk arts involve the natural technique of preparing colors and use of several medium. They are transferred from generation to generation in smoothly flowing process. और जैसे पहले के लोग जो नेचुरल कलर यूज करते थे और उनकी जो कलाकृति ये इट इज ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस. और एक जनरेशन टू जनरेशन इनकी जो कला है, एक वारसा से दूसरा वारसा, दूसरा से तीसरा, ऐसी इनकी कला जो है सामने आती गई. द गोन आर्ट इज नो एक्सेप्शन टू दिस. और गोन आर्ट इसमें भी कोई अपवाद नहीं था. उनकी भी जो कला है पहले उनके पूर्वज ने सीखा था, पूर्वजों के पूर्वजों ने, फिर उनकी कला उन्हें मिली, फिर उनकी कला अभी वो इस प्रकार से कला वो चलती आ रही है. सो गोन आर्ट इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस. अ हाउस डेकोरेट विद अ ब्यूटीफुल पिक्चर create a pleasant atmosphere, and their house is decorated with a beautiful feature to create a smoothly atmosphere in their house.
तो अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर का इन्वायरमेंट अच्छा बनाने के लिए, प्लेजेंट बनाने के लिए, दे आर डेकोरेटेड देयर हाउस विद ए ब्यूटीफुल पिक्चर। तो आप उनके घर में देखोगे कि जो अभी भी कोई इंडिया में बहुत सारे ऐसे आदिवासी जमात है, कभी आप विजिट करने को जाओ या गूगल पे सर्च करो, तो उनके जो घर है, उनके घर में हमेशा ऐसी कला, जैसे यहाँ पे हमें चित्र में दिखाई नजर आ रहे हैं, इस प्रकार से पिक्चर उनके दीवार में हमेशा बनाए हुए हमें दिखेंगी, टू अट्रैक्ट द पीपल्स, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑल्सो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन। सो एक कला भी क्या है? इट इज मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग व्हाट इज सीन। जो हम देखते हैं, जिनको हमने परखा है, उसको क्या करते हैं, हम उसको पेंटिंग में बोलो या किसी चीज में उसको निकाल के रख देते हैं, व्हाट इज सीन, जो हमने देखा है। एंड द गोन आर्ट इज द सेम विद दिस। गोन आर्ट की भी कला इस प्रकार से थी। वो जो चीजों को, एनिमल्स को, पेड़ को अच्छे से दिखते थे, उनको जो खूबसूरत लगता था, वो सारे चीजों को व्हाट इज सीन दे डेकोरेटेड इन देयर हाउसेस, अर्थन वॉल्स। तो अपने वो दीवार पे उसको चित्र को निकाल लेते थे। इन फ्लोक art, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the color with which you draw. So लोक कला में, ये जो पुरानी कला है, इसमें क्या करना पड़ता है? You have to choose your own canvas. कैनवास का मतलब होता है कि जो चित्र हमें जहां बनाना है, वो हमें खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। अभी कैसा होता है कि वी गॉट अ पेपर, हमें कोई चित्र बनाना है तो हमें पेपर मिलता है, ड्राइंग बुक मिलती है। लेकिन ये जमाने में, यानी ट्राइबल्स आर्ट में बोलो या गोंड आर्ट में, दे हैव टू चूज देयर ओन कैनवास। तो उन्हें अपना सरफेस जो है खुद बनाना पड़ता था, खुद उसको प्रिपेयर करना पड़ता था। हम्म, जिसको हम विलायती टार्ट भी बोलते हैं या चित्र बनाने का कोई सरफेस बोलते हैं। सो इन फ्लोक आर्ट यू योरसेल्फ प्रिपेयर द कैनवास, द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ एंड कलर विथ विच यू ड्रॉ। तो अपने कलर हमें खुद चूज करना पड़ता था और अपना कैनवास यानी अपना सरफेस हमें खुद बनाना पड़ता था। That is why creating folk art is very enriching experience। और enriching का मतलब होता है कि संपन्न बनना। That is why their art is became so enriching experience। और इसीलिए जो उनकी जो कला है, इतनी संपन्न बनी, इतनी खूबसूरत बनी, इतनी अट्रैक्टिव बनी कि आज भी लोग गोंड आर्ट की तरह अट्रैक्ट होते हैं। और आप देखते हो कि बहुत सारे बर्तन हैं, जो चीनी माटी के बर्तन वगैरह होती है, उसमें देखो गोंड आर्ट की जो कला होती है, मोरपंख की कला जो वगैरह जो होती है, अगर वो उसमें रहे तो बहुत सारे महंगी बिकती है और लोग उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सो दैट इज व्हाई क्रिएटिंग फ्लोक आर्ट इज वेरी enriching experience। दिस richness is reflect द चॉइस ऑफ देयर मीडियम। और जो इनकी संपन्न कला है, वो इतनी रिफ्लेक्ट क्यों होती है, इतनी क्यों बड़ी? बिकॉज इन द चॉइस ऑफ देयर मीडियम। और जिस मीडियम को वो चूज करते थे, जिस माध्यम से वो कला बनाते थे। इन मॉडर्न एज, इन कॉमर्नाइजेशन एज, आज के जमाने में हम क्या करते हैं? वी आर यूजिंग द पेंटिंग एंड ब्रश। उसको यूज करके हम पेंटिंग बनाते थे, लेकिन उनका जो मीडियम था, उनका जो माध्यम था, वो बहुत हमसे डिफरेंट था। इन द डेज ऑफ पास्ट several things is nature such as the soil of different shades। देखो, मैंने कहा कि उनकी जो कला है, उनकी जो माध्यम है, वो बहुत डिफरेंट थी। तो वो क्या करते हैं कि सॉइल्स ऑफ डिफरेंट शेड, यानी मिट्टी के अलग अलग कलर की मिट्टियां। द जूस ऑफ प्लांट्स, प्लांट से निकलने वाले कुछ तरल पदार्थ। लीव्स, पत्तियां। ट्री बार्स, यानी पेड़ के साल। फ्लावर्स, फ्रूट। इवन द थिंग्स लाइक कोल एंड काउ डंग वेयर दे यूज टू प्रिपेयर कलर। यानी ये सारी जो चीजें हैं, वो अपना कलर बनाने के लिए नेचुरल तरीके से वो यूज करते थे। अभी हम कैसा करते हैं कि आर्टिफिशियल जो हमको कलर तैयार होता है, वो हम उससे हम पेंटिंग बना लेते हैं। बट इन द पास्ट द पीपल वेर यूजिंग द कलर फ्रॉम द सॉइल्स ऑफ डिफरेंट शेड, जूस ऑफ प्लांट, लीव्स, ट्री बार्स, फ्लावर्स, फ्रूट, इवन फ्रॉम द कोल्स, यानी जो कोयला होता है, उससे भी अपना वो ब्लैक कलर का कलर बनाते थे। एंड दे कैन आल्सो यूज द काउ डंग, okay, to prepare the color. The different color, the various texture and the pattern were used year after year। यानी बहुत सारे कलर्स वो आफ्टर यूज करते रहे, और पैटर्न, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न वो यूज करते रहे ईयर आफ्टर ईयर, लेडिंग सिंप्लिसिटी टू द आर्ट। मतलब अपने आर्ट को एक सिंप्लिसिटी, एक सोबरनेस देने के लिए वो नेचुरल कलर
नेचुरल स्ट्रक्चर और नेचुरल पैटर्न वो यूज करते थे। तो हमें भी देखो चित्र में एक नेचुरल मोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीकॉक, और उसको किस प्रकार से बनाया गया है इस प्रकार से दे आर यूजिंग द नेचुरल कलर। When we see this picture, we realize that a picture drawn this way or other can look equally beautiful. And when we see the picture like that, जब हम इस प्रकार से कोई पिक्चर देखते हैं, we see that it is very beautiful from this angle and other angle too. हम इस एंगल से देखें या कोई भी एंगल से देखें, लेकिन हमें पिक्चर जो है हमेशा ब्यूटीफुल, इक्वली ब्यूटीफुल, हमेशा बहुत खूबसूरत नजर आती है। So what are deep thoughts this art conveys and so easily? तो इनकी जो कला है वो एकदम डीप थॉट्स यानी गहरात्मक विचार हमें छोड़ देती है थ्रू दी आर्ट्स एंड इट वेरी इजीली, इट इज डन बाय वेरी इजीली, और बहुत आसान तरीके से वो लोग अपना मैसेज जो है, कम्युनिकेशन मैसेज जो है, अपने चित्र से हमें बयान कर देते हैं। कि जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे पुराने पहाड़ों पे हमें पत्थरों पे हमें किसी शेर का या किसी सारे चीजों का हमें चित्र नजर आते हैं, तो वो सब ट्राइबल आर्ट्स, वो आदिवासी जमात है जो लोग वहां रहते थे और जो वो लोग देखते थे उसी को वहां पे वो ड्रॉ करते थे। सो लास्ट पैराग्राफ, इन द गोंड स्टाइल ऑफ आर्ट we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the design that feel it make the whole picture look lively and attractive. तो हम गोंड के स्टाइल में, गोंड स्टाइल ऑफ आर्ट, उनकी कला में हम देख सकते थे कि आउटलाइंस what they are drawing, it is different from or it is vary from artist to artist. वो जो भी वो ड्रॉ करते थे, उनकी जो लाइन रहती थी वो हमेशा एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट से बहुत अलग रहती थी। वेरी का मतलब होता है कि डिफरेंट, अलग रहना। बट डिजाइन दैट दे फील मेक होल पिक्चर लुक लाइवली एंड अट्रैक्टिव। बस वो पिक्चर के अंदर जो लाइन के अंदर जो पिक्चर बनाते थे, इट इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी चार्मिंग ऑल्सो। तो उनकी जो पिक्चर है बहुत अट्रैक्टिव और लाइवली हमें नजर आती थी। आउटलाइन वो बहुत डिफरेंट रह सकती थी, कोई दूसरा कलर यूज करता है, किसी की आउटलाइन ऐसी है, लेकिन उनके अंदर जो पिक्चर वो तैयार करते थे, इट्स लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल। The design include simple structure and achieve using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circle. तो उनके देखो उनके पिक्चर की खासियत यहाँ बताई गई है। Their design include a simple structure. स्ट्रक्चर का मतलब जैसे मैंने बताया कि कोई पैटर्न होता है जिस प्रकार से वो निकालते हैं, वो सिंपल स्ट्रक्चर उनके इसमें दिखाई देता है। देन अचीव्ड यूजिंग डॉट्स, उनके चित्र में हमें डॉट्स भी नजर आते हैं, स्ट्रेट लाइन, लाइन भी नजर आते हैं, कर्वी शेप यानी मुड़ा हुआ कोई शेप, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये भी सारे हमें गोंड आर्ट में हमें नजर आते हैं। स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर सो दैट द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। एंड where they give the special attention, they are giving the better attention to choose the color combination, captivating combination or striking color combination. It is also the features of Gond's art. और गोंड आर्ट की ये भी एक खासियत थी या कला थी कि वो अपने कलर को बहुत अच्छी तरह से यूज करते थे, एंड मोस्टली दे आर यूजिंग द ब्यूटीफुल कलर एंड इट इज दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग द वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। जो उनका कलर कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत हटके और अच्छा होता है, एंड दैट्स व्हाई देयर पिक्चर आर ऑलवेज लुकिंग द वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमें चित्र भी जो नजर आ रहा है, तो उनका जो गोंड आर्ट्स का कला है, तो देखो कितना खूबसूरत हमें ये दिखाई दे रहा है। इन टुडे एज ऑफ commercialization, many men have taken up गोंड आर्ट। ओके, तो आज के जमाने में, आज के जो मॉडर्न जमाना है, कमर्शलाइजेशन जो व्यापार जो कमर्शलाइजेशन का जमाना है, द मेनी मैन हैव टेकन अप द गोंड आर्ट। बहुत सारे लोग अभी गोंड आर्ट सीखने जा रहे हैं, क्योंकि गोंड आर्ट से निकाले हुए बर्तन है या स्ट्राइकिंग जो भी वो जो चीज बनाते हैं, तो उसको बहुत डिमांड रहती है। दैट्स व्हाई द मेनी पीपल हैव टेकन अप द गोंड आर्ट। But the roots of folk art probably lie in the woman's daily chores like cleaning and decorating the house. लेकिन the roots of folk arts, लेकिन ये जो लोक कला है, तो इसका जो हमें मूल जो है हमें दिखाई देता है कि the people who are living in the past, जो बहुत सारे पुराने जमाने जो लोग नजर आते थे, स्पेशली विमेन्स, दे यूजिंग
द कलर, द डिफरेंट कलर टू डेकोरेट देयर हाउस। तो ये बहुत सारे जो कलर वो यूज करते थे अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए। आप भी देखो कि गांव खेड़े में जैसे हम जाते हैं, बहुत पुराने घर है, तो अपने जैसे घर की एंट्री दीवार होती है, वहां पे वो बॉर्डर, ऐसी दीवार वो पेंटिंग से वो बॉर्डर वो बना लेते हैं। इट इज अ वर्क ऑफ वीमेंस। सो द रूट्स ऑफ अ फ्लोक आर्ट्स प्रोबेबली lie in the women's daily chores like cleaning and decorate house, dealing with the natural color in the course of cooking and in their leisure time activity। लेजरियस का मतलब होता है कि फ्री टाइम। अब जब उनको फ्री टाइम मिलता था, वो फ्री टाइम में बहुत सारे अपने दीवारों को, घर के दीवारों को उसको पेंट करते थे, उसको कलर करते थे, ताकि वो घर जो है अच्छा दिखाई दे, अच्छा नजर आए। बट दे आर यूजिंग द नेचुरल कलर्स। ओके, तो वो नेचुरल कलर वो यूज करते थे, और वहां से वो जो गौण कला है वो विकसित हो गई है। एंड इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, और बाद में जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता रहा है। सो दिस इज अवर सेकंड पार्ट, और हमारा ये सेकंड पार्ट था। तो आज हमने पढ़ा है पार्ट 1, सैयद हैदर रजा, जिसके बारे में सैयद हैदर रजा के बारे में दिया था। एंड पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा है कि गोंड आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, जो गोंड कला होती है वो किस प्रकार से वो अपना कलर यूज करते थे। एंड वेयर दे मोस्टली फाउंड, इंडिया के सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे मोस्टली वो फाउंड होते थे। एंड हाउ दे यूजिंग देयर कलर, दे आर यूजिंग द नेचुरल कलर। ओके, जैसे कोल, काउ डंग, ट्री बार्क, वो सारे वो नेचुरल कलर को अपने जगह वो यूज करते थे। सो ये जो हमारा आज का लेसन था। और उसके बाद लेसन के बाद हमें देखो इंग्लिश वर्कशॉप दिया है, ये भी हमने आपके लिए निकाल के रखा है कि यहाँ पे दिया है स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स विद रेफरेंस टू द पैसेज एंड रीराइट देम करेक्टली। यानी पैसेज में कुछ वर्ड दिए हैं, और जहाँ पे ये वर्ड दिया है लेकिन इट इज देयर इज सम एरर इन स्पेलिंग, तो यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ एरर दिया है, तो आपको उस पैसेज की मदद लेके उस एरर को या उस स्पेलिंग को सही तरीके से लिखना है। तो कुछ बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इफ दे वांट टू राइट इंग्लिश वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप लिखने के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे रिनाउंस दिया है पहला वर्ड, और जिसका सही स्पेलिंग हमारे पैसेज में है रिनोवेट, RENOWNED। ओके, नेक्स्ट दिया है ट्राइबल, ट्राइबल का स्पेलिंग यहाँ पे दिया है TRIBEL, लेकिन पैसेज में उसका सही स्पेलिंग दिया है ट्राइबल। वी हैव रीराइट देम करेक्टली, और हम ऐसे स्पेलिंग को करेक्टली लिख रहे हैं। ज्योमेट्रिक, मैथोलॉजी, MITHOLOGY, लेकिन इसका सही स्पेलिंग है MYTHOLOGY। देन पेंटिंग, अर्थन, विलेज, डिसाइड, फीचर्स, सर्कल, फिगर, अचीविंग, इनर, डिफरेंट एंड मीडियम। तो देखो मीडियम का स्पेलिंग भी यहाँ पे इरर है, यहाँ पे मीडियम का स्पेलिंग उन्होंने MEDIAM दिया है, बट द करेक्ट स्पेलिंग इज MEDIUM। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिखने के लिए। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द पैसेज, यानी पैसेज का रेफरेंस करके। ये देखो ये सब दिया है पेज नंबर 102, 102 पे ये दिया है इंग्लिश वर्कशॉप। सो पैसेज का यूज करके आपको एक कैरेक्टरिस्टिक है रजा की पेंटिंग, इसको पूरा करना है। तो वहां पे दिया है सिंपल, स्ट्राइकिंग, कैप्टिवेटिंग एंड कलर। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, देन कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन, कलर्स मेनली ब्लू एंड ऑरेंज। तो रजा के पेंटिंग में हमें मेनली जो है ब्लू एंड ऑरेंज कलर भी हमेशा नजर आते थे। देन थर्ड एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द पैसेज, यानी पैसेज का संदर्भ लेके आपको इस लाइन को पूरा करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को। फर्स्ट ए दिया है रजा पेंटिंग डू नॉट डिफिक्ट, मतलब बतलाना या वर्णन करना। रजा की पेंटिंग में क्या नहीं बताते थे? ह्यूमन फिगर्स और सीनरी ऑफ नेचर। तो उनके पेंटिंग में हमें कोई भी ह्यूमन फिगर और सीनरी ऑफ नेचर नहीं दिखाई देते थे। डी, रजा पेंटिंग आर डन इन द स्टाइल एब्स्ट्रैक्ट। ओके, इन द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल, यानी उनकी जो पेंटिंग की खासियत थी एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल। सी,
Raja painting are not inspired by any external factor. Yes, it is. We already studied that कि उनकी जो पेंटिंग है उनके पेंटिंग में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर यानी उनके पेंटिंग में कोई भी नेचर सीनरी पेड़ पौधे नजर नहीं आते थे बिकॉज इट इज नॉट इंस्पायर बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर. डी. रजा रजा पेंटिंग प्रेजेंट इमेज फ्रॉम हिज ओन इनर माइंड. और उनकी जो पेंटिंग है उनके पेंटिंग में जो भी हमें इमेज या जो भी हमें चित्र नजर आते थे इट इज डिपिक्ट फ्रॉम देयर ओन इनर माइंड. और अपने वो अंदर की भावना से एक्सपीरियंस से वो इसको इमेज निकालते थे. ई. रजा पेंटिंग रेडिएक्ट पीस एंड लाइफ साइमल्टेनियसली. और उनके पेंटिंग में हमें क्या दिखाई देता था? उनके पेंटिंग में हमें रेडिएक्ट का मतलब होता है कि बिखरने या दिखाई देना. पीस एंड लाइफ ये हम दो चीज लिख सकते हैं. पीस एंड लाइफ साइमल्टेनियसली. ओके. एफ. द बिंदु और पॉइंट बिकेम द कोर्स ऑफ रजा पेंटिंग. तो उनके पेंटिंग का मेन जो रहता था कोर यानी मेन जो बिंदु रहता था वो रहता था बिंदु और पॉइंट. ओके. लास्ट है जी. फॉर एन आर्टिस्ट लाइक रजा his work or painting are effective medium of communication his thoughts through his work called painting. So उनकी जो कला है उनका जो काम है वो इफेक्टिव वे का ये था कि दे आर इफेक्टिवली मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग हिज थॉट थ्रू हिज वर्क. यानी अपने मैसेज को वो अपने पेंटिंग द्वारा हमेशा बयान करते थे. अपने उन्हें जो भी कहना था वो अपने पेंटिंग द्वारा अपने वर्क द्वारा उसको बयान करते थे. इट इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग हिज थॉट थ्रू हिज वर्क पेंटिंग. ओके. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लिखने के लिए. नंबर 4. ओके. नंबर 4 दिया है रीड द पैसेज gone art carefully, then complete the following sentence without going back to the passage. तो हमें यहाँ पे एक आर्ट दिया है वर्कशॉप की. आप जो गोन आर्ट है इसको केयरफुली पढ़ो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट गोइंग बैक टू द पैसेज. और बिना पैसेज के गए हुए आपको इसको कंप्लीट करना है. नंबर ए. गोन आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी और आर्ट का मतलब होता है कला की. उनकी जो कला है एक आदिवासी कला थी. गोन आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. बी. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. तो हमें वहां पे लिखना है language. C. Originally people used to draw the picture on the earthen walls of their house. यानी ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ द पिक्चर. जो भी अपना पिक्चर वो ड्रॉ करते थे तो कहाँ पे करते थे? वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस. तो अपने दीवारों पे जो उनकी दीवार रहती थी उसके ऊपर वो अपनी पेंटिंग निकालते थे. लास्ट नंबर डी. In folk art, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw and color with which you draw. तो लास्ट के ऑप्शन में हमें यहाँ पे आता है ड्रॉ. ओके. तो यहाँ पे दिया है. देन नंबर 5 हमें इसको ये कंप्लीट करना है. जैसे गोन आर्ट के बारे में दिया है यहाँ पे पेज नंबर 103 पे कि उसका वेरिएशन इन ड्राइंग क्या था, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन क्या था, डेवलपमेंट एंड प्रिजर्व बाय एंड मीडियम ऑफ प्रिपेयरिंग कैनवास आउटलाइन प्रिपेयरिंग कलर. तो सारे चीजों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है. यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देन प्रिपेयरिंग कलर, आउटलाइंस कैसे रहती थी, वेरिएशन इन ड्राइंग एंड टेक्सचर डिजाइन. ओके. देन नंबर 6 सवाल दिया है why does the author think that the roots of folk art lie in the woman chorus. यानी जो फ्लोक आर्ट है लोक कला है वो वुमन के डेली जो वर्क है डेली के कामकाज है. चोरस का मतलब होता है कि डेली के कामकाज में उनका फ्लोक आर्ट हमें कैसे नजर आता था. द वुमेन्स हैव रिसीव दिस नॉलेज फ्रॉम देयर एंसेस्टर. कि वो जो वुमेन्स है वो जो लेडीज है उन्होंने वो नॉलेज है ये जो उन्होंने ज्ञान मिला था उनको अपने एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वजों से उनको मिला था. दे हैव बीन डूइंग दिस सिंस ईयर एंड ईयर. और वो हमेशा सदियों से ये काम करते आ रहे थे. The gone art is probably lie women's daily chores like cleaning, the decorating the house, dealing with the natural color in the course of cooking in their leisure time activity.
तो ये जो गोंड आर्ट है ये वुमेन्स के डेली की जो कामकाज है, जैसे घर को क्लीन करना, अपने हाउस को डेकोरेट करना, खाने में नेचुरल कलर का यूज करना, कुकिंग बनाते समय नेचुरल कलर का यूज करना, और फ्री टाइम में वो सारे एक्टिविटी वो करते थे। हेंस द ऑथर थिंक दैट द रूट्स ऑफ फ्लोक आर्ट लाई इन द वुमन चोरस, और इसलिए ऑथर ऐसे कहते हैं कि जो फ्लोक आर्ट का जो मेन है, जो मूल है, वो वुमेन्स के यानी उनके लेडीज के डेली के कामकाज में हमें दिखाई देता है। लास्ट, फ्रॉम द पैसेज लिस्ट द वर्ड रिलेटेड टू, तो हमें ज्योमेट्री के जहाँ जो दिया है उससे रिलेटेड हमें वर्ड लिखना है पैसेज से। जैसे ज्योमेट्री का वर्ड है ज्योमेट्रिक सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइंस, डॉट, पॉइंट, बिंदु, ड्रॉ पैटर्न, कर्वी। So today we are going to learn the reading of words are part 1 and part 2. तो कुछ बच्चों का अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। देखो आज हमने पढ़ा है रीडिंग वर्ड्स ऑफ आर्ट का पार्ट 1 सैयद हैदर रजा और पार्ट 2 गोंड आर्ट। अगर कुछ आपको पूछना है तो यू कैन आस्क मी। So student, today we are learn the reading words of art 4.2 Sayyid Haider Raza part 1 and Bones Art part 2. So आज हमने पढ़ा, आप इसके बारे में पढ़िए, और जो इंग्लिश वर्कशॉप मैंने दिया है आप इसको भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।